नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एक महीने के लिए लाइव वीडियो क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जिसमें आप एक महीने के लिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीएस सारी क्लासेस को एक महीने तक मात्र 900 रुपये में देख पाएंगे। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है। यहाँ पर कूपन कोड सौरभ गुप्ता 1 का यूज़ करके ही आप 10% का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो 1,000 रुपये की क्लास थी वो आपको मात्र 900 रुपये में दी जाएगी। जिसके लिए करना आपको ये है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट करोगे 1 मंथ का पैकेज, जो कि है 1000 रुपीज़ का। जिस पर आप लोग अपना रेफरल कोड जो मैंने अभी बताया है सौरभ गुप्ता 1 इंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में आपको वो कोर्स 900 रुपये का पड़ेगा। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है अंबानी भाइयों से। आपको भी पता है कि दो अंबानी भाई हैं, जिसमें एक का नाम है मुकेश अंबानी और दूसरे का नाम है अनिल अंबानी। जो इनमें से जो मुकेश अंबानी हैं, जिनका रिलायंस जियो है, इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा फायदे में चल रही है। दूसरी तरफ जो अनिल अंबानी हैं, इनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है, जिनके ऊपर बहुत सारी कंपनियों का पैसा बकाया है। कुल मिलाकर आज की डेट में अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ रुपए इनके पास में बकाया था। हाल ही में इनके पास में जो बकाया राशि थी वो उसको चुका नहीं पा रहे थे, जिस वजह से लगभग 550 करोड़ की राशि ना चुकाने की वजह से इनको जेल जाना पड़ सकता था। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी, यानी कि मौके पर बुरे वक्त पर भाई भाई के ही काम आता है। मुकेश अंबानी जो कि इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई की मदद की है और 550 करोड़ रुपए चुका कर इनको जेल जाने से यहाँ पर इन्होंने बचा लिया है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अनिल अंबानी पर 550 करोड़ रुपए का जो इरिक्सन कंपनी का बकाया भुगतान निम्नलिखित में से किसने चुकाया है। तो बुरे वक्त पर कौन साथ आता है? घर वाले, परिवार वाले ही बुरे वक्त पर साथ आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुकेश अंबानी ने 550 करोड़ रुपए को चुकाकर अनिल अंबानी को मुसीबत के वक्त पर बचाया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, या जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, के द्वारा किस नाम से भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया गया है। तो यहाँ पर देखो, ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता यानी कि इफिशियंसी, जिसको ईटा से हम लोग डिनोट करते हैं, इफिशियंसी लाने के लिए यहाँ पर एक मुहिम शुरू करी गई है जिसका नाम है उन्नति। उन्नति नाम का एक मुहिम शुरू किया गया है जिसमें कि ऊर्जा दक्षता लाने की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर देखो, ऊर्जा दक्षता होती क्या है। उससे पहले ये जो भारत का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, इसका एक लोगो देख लेते हैं। ये रहा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो एक कार्यक्रम चलाएगा एनर्जी इफिशियंसी को, जिसका नाम दिया था उन्नति। उन्नति का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उन्नति का फुल फॉर्म है अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी इफिशियंसी पोटेंशियल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं एनर्जी इफिशियंसी के बारे में। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब समझो। एनर्जी इफिशियंसी ऐसे समझ सकते हो कि पहले हम लोग अपने रूम में क्या लगाते थे? बल्ब लगाते थे। ठीक है, तो बल्ब क्या करता था? ऊर्जा बहुत खाता था, रोशनी कम देता था। तो हमने एनर्जी को इफिशियंट बनाया। हमने क्या किया, उस बल्ब की जगह अब हम लोग क्या लगाते हैं? CFL लगाते हैं। तो CFL लगाने से क्या हुआ कि ये रोशनी भी बहुत ज़्यादा देती है, ऊर्जा भी कम खाती है। तो बस इसी चीज़ में लोगों को जागरूक बनाना है कि हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, ऐसी इफ़िशियंट चीज़ें यूज़ करनी है कि कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके बेहतर आउटपुट हमें मिल सके। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेना कि ऊर्जा दक्षता को लेकर कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया है। उसका नाम है उन्नति। उन्नति का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री जी का देहांत हो गया है। यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा कि जो गोवा के किसे गोवा का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पर ये देखो, ये रात के 2 बजे 2 AM रात में 2 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की जो शपथ दिलाई गई है वो दिलाई गई है प्रमोद सावंत जी को।
ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमोद सावंत जी को रात के 2 बजे यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर देखो एक चीज और समझेंगे। ये फोटो देख सकते हैं प्रमोद सावंत जी का, जिनको कि गोवा का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ में जब भी किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन बनेगा कि उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है। तो आंसर हो जाएगा उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उसको मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। गोवा की इस समय की राज्यपाल का नाम है मृदुला सिन्हा, वो इस समय गोवा की राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई है। तो ये जो आई हेल्प नाम का एक पहल है ये शुरू किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पर्पस क्या होगा, देखो आई हेल्प का पर्पस ये है, साफ साफ यहाँ पर लिखा है डिजिटल चुनावी साक्षरता के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। यानी कि वहाँ पर लोगों को जागरूक करना है इलेक्शन को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पहुँचे, इलेक्शन का परसेंटेज बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कि आप किस तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उस चीज़ को अगर डिजिटली प्रमोट करेंगे तो वो दूर तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फोटो को आप देखें, यहाँ पर देखो बैनर भी लगा हुआ है आई हेल्प का, जो कि कहाँ पर शुरू किया गया, असम में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये पैनल आप देख सकते हैं जो कि इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग इलेक्शन कमीशन के इस पहल को असम राज्य में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने स्मार्ट यातायात समाधान लागू करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने जो स्मार्ट यातायात समाधान के लिए कोशिश की है वो समझौता किया है ओला के साथ में। ओला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो तेलंगाना में बढ़ते ट्रैफिक को लेकर वहाँ पर स्मार्ट यातायात को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत थी, जिसमें कि यहाँ पर ऑन डिमांड कैब प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला, आप सभी लोग जानते होंगे ओला को, जो कि कैब प्रोवाइड कराती है, उसके साथ में तेलंगाना सरकार ने करार किया है जो कि क्या करेगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा है स्मार्ट यातायात समाधान के लिए कोशिश करेगा। तो दोनों मिलकर एक स्मार्ट यातायात तेलंगाना में प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ओला और तेलंगाना सरकार के साथ में ये जो करार हो रहा है उस पर हस्ताक्षर करने के बाद में ये फोटो आपके सामने पेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नामित किया गया है। यहाँ पर इसको बताने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ। आपको याद होगा वो समय जब अन्ना हजारे नाम के एक व्यक्ति थे जो समाज सेवक थे, उन्होंने अनशन किया था, किस वजह से कि जन लोकपाल की डिमांड की थी उन्होंने। ठीक है, जन लोकपाल क्या होता है, देखो लोकपाल क्या होता है, लोकपाल एक ऐसा अधिकारी होता है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, एक ऐसा अधिकारी होता है जिस पर सरकारी कर्मचारियों की शिकायत कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस की शिकायत कर सकते हैं और उसके ऊपर जांच के आदेश बैठा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अन्ना हजारे ने इस मुहिम की शुरुआत की थी और लगातार तब से ये चीज़ कंट्रोवर्सी पे थी। बार बार इसके लिए बिल प्रिपेयर किया जा रहा था कि स्टेट लेवल पर लोकायुक्त बनाया जाए और सेंट्रल लेवल पर एक लोकपाल बनाया जाए। तो इतने सालों की मशक्कत के बाद में सन 2013 में दोनों सदनों में इस बिल को पास किया गया था। उसके बाद में लगातार इसमें अड़चनें आ रही थी, लेकिन अब जाकर फाइनली 2019 में लोकपाल डिसाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, भारत का जो पहला लोकपाल बना है वो बनाया गया है पिनाकी चंद्र घोष जी को। यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष जी को भारत के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब समझो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं, भारत के पहले लोकपाल जिनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनका आप फोटो देख सकते हैं, पहले लोकपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है।
इसी तरीके से थोड़े दिनों में आप अलग अलग स्टेट में भी सुनेंगे कि स्टेट लेवल पर जो बनाए जाएंगे अधिकारी उसको बोला जाएगा लोकायुक्त, और जो सेंट्रल लेवल पर है वो है लोकपाल। पिनाकी चंद्र घोष जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूथ चैंपियनशिप 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर अभी हांगकांग में जो एशियन यूथ चैंपियनशिप 2019 को ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। ये भारत का अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ पर भारत दूसरे नंबर पर है। एक बार पहले पूरी टीम का फोटो देख लेते हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं जिसमें कि भारत जो है सेकंड नंबर पर आया है। ठीक है, किस इवेंट में आया है फिर से देख लेना, एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारत दूसरे नंबर पर आया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एशियन यूथ चैंपियनशिप 2019 है ये कहाँ पर खेला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हांगकांग में खेला गया था। ठीक है, भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। भारत में कुल 26 पदक जीते हैं। नंबर 1 पर है चाइना जिसने कुल मिलाकर 31 पदक जीते हैं, और नंबर 3 पर है जापान जिसने कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हो 20 पदक जीते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे। नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर है इंडिया, नंबर 3 पर है जापान। ठीक है, तो भारत की अब तक की ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर पूरी टीम का फोटो भी हम लोग देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस टीम ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2018 से 19, जिसको कभी कभी शॉर्टकट में बोलते हैं ISL, तो यहाँ पर भारत किस टीम ने ISL 2018 से 19 का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर एक टीम है जिसके कैप्टन है सुनील छेत्री। टीम का नाम है बेंगलुरु FC। बेंगलुरु FC ने यहाँ पर पहली बार इंडियन ISL यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन सुपर लीग 2018 से 19 का खिताब जीत लिया है। पिछले साल भी इसका बैट लग रहा था क्योंकि पिछले साल भी ये लोग फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उस समय चेन्नई से इनको हार का सामना देखना पड़ा था। उसके बाद में अब ये किसी तरीके से बेंगलुरु ने इस लीग को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद किस बोर्ड को मुआवजे के रूप में $16 लाख राशि दी है? तो यहाँ पर देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी अनाउंस किया है रिसेंट में कि उसने भारत को यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को BCCI को लगभग 11 करोड़ यानी कि 16 लाख अरब डॉलर की राशि पे की है। अब पाकिस्तान भारत को ये राशि क्यों पे कर रहा है उसका रीज़न आप समझ लीजिए। एक्चुअल में पाकिस्तान और भारत के बीच में एक करार हुआ था जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2015 से लेकर 23 तक में 6 सीरीज़ खेलनी थी। ठीक है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उसने इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने के लिए उनको मतलब क्रिकेट टीम को अनुमति नहीं दी थी, जिस वजह से ये करार उन्होंने बीच में तोड़ दिया। जिस वजह से पाकिस्तान ने क्या किया, इसको ICC के पास में मुद्दा उठाया और भारत के ऊपर इस पर बहुत बड़ा फाइन लगाने के लिए अर्ज किया था। लेकिन कुछ नियमों के मुताबिक इस तरीके से पाकिस्तान नहीं कर सकता था। उल्टा पाकिस्तान को ही यहाँ पर कितना $16 लाख राशि भारत की क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस प्रदूषण के समाधान हेतु एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर देखो, NGT ने जो ये निर्देश दिया है ये दिया है ध्वनि प्रदूषण को लेकर। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक नया प्लान बनाने की कोशिश हो रही है सो दैट ध्वनि प्रदूषण पर किसी तरीके से कंट्रोल पाया जा सके। तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में इसरो के किस पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीत लिया है?